आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। अब मुझे एक बात बता दो कि जब देश का बजट 85 लाख करोड़ है, जिसमें सेंटर का 35 लाख करोड़ है और स्टेटों का 52 लाख करोड़ है, उसे जोड़ के 85 लाख करोड़ रुपया सेंटर का और स्टेट का बजट है और मात्र 1 लाख करोड़ की सब्सिडी यदि हम किसान को दे देते हैं तो कल से ही 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का मिल जाएगा, 2600 रुपये कुंटल गेहूं का MSP मिल जाएगा, कल से ही पेमेंट 500 रुपये क्विंटल मिल जाएगा। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से इकोनॉमिस्ट, कौन कौन से फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हैं। इट शुड नॉट बी देयर, दिस इज नॉट दी वे। अब किसान की सारी फसल आप 2-3 लाख 4 लाख करोड़ में खरीद लेते हैं, वो बजट है 85 लाख करोड़ का। जब हिंदुस्तान का पहला बजट बना था तो वो 34,500 करोड़ का था। उस समय कृषि पे 12.5% खर्च हुआ था। अगर आज के बजट का हम 85 लाख करोड़ के बजट का 12.5% अगर हम खेती किसानी को दे दें, क्योंकि चौधरी साहब भी यही कह के गए हैं कि भारत के विकास का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा और किसान पर जो किसान से जीवित होने वाले मजदूर वर्ग हैं, जो किसान की फसल की मड़ाई कटाई करके 25% लेते हैं, किसान के दम तोड़ने से वो तो सारे ही दम तोड़ देंगे। तो 84 लाख करोड़ जनता आज रोड पे आने जा रही है। तो कौन लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में जो ये नहीं सोच रहे कि अब अगलो हम 10% दे देते हैं, GDP का 12.5% देते हैं, तो 12-96 में 9 लाख करोड़ रुपया बैठ गया। आप सारी गन्ने की और खाद्यान्न की फसल इनकी 2-3 लाख करोड़ में खरीद लेते हो। अरे भाई, इनका अगर हम 10 लाख करोड़ देते हैं तो कल से ही किसान को 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का, 2600 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का और धान का इसी तरह से सबका मिल जाएगा। अगर एक बात हम और बता दें, किसानों के दिमाग से हम एक बात और निकालना चाहते हैं कि देखिए 10 बीघे तक का, अब जब आज़ादी हुई थी तो हर किसान के पास 50 बीघा जमीन थी, उसके 5 लड़के हुए तो 10-10 बीघे आई, फिर और 5 लड़के हुए तो आज 2-2, 2.5 बीघे के किसान हैं। 87% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 बीघे से कम जमीन है। तो हमने एक प्रोसीजर निकाला है, अगर हमारी सरकार मान ले कि हम अगर 8,40,000 करोड़ रुपया देश के सबसे पहले 10 बीघे तक के किसान को और मजदूरों को, ऐसे 14 करोड़ परिवार मजदूर किसान के हैं, अगर हम ये पैसा 8,40,000 करोड़ रुपया हेलीकॉप्टर रेट इनके डायरेक्ट अकाउंट में भेज दें तो हर मजदूर किसान को 5,000 रुपया महीना मिलेगा। वो बजट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपया हम 85 लाख करोड़ के बजट में टैक्स प्रणाली में चेंजेस लाके वो कलेक्शन कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, हम तो इनका बजट छूना भी नहीं चाहते। आप जैसे तैसे खर्च कर रहे हैं, मैं तो अगर आफ्टर द रिव्यू ऑफ द सिचुएशन आई विल टेक डिसीजन। अगर मुझे देश का सर्वे सर्वा बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 8,40,000 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है और देश की किसान और मजदूर सारा ही 2 रोटी खाने लायक हो जाएगा। अब कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, कुछ लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। जो लोग ये कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए पैसा कहाँ से आएगा ये भी मैं बताता हूँ। 85 लाख करोड़ रुपए का तो इनका अपना बजट है, ये मैंने नहीं बनाया, ये इनके ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया। ये 34.5 लाख करोड़ तो सेंटर का दिखा रहे हैं, 52 लाख करोड़ स्टेटों का दिखा रहे हैं, तो इनके ही अकॉर्डिंग 85 लाख करोड़ रुपए का बजट है। ये मेरा अपना डिसीजन नहीं है, इनका अपना डिसीजन है। अब देखिए 85 लाख करोड़ ये लगा लो, 41 लाख करोड़ रुपया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारे पास, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं, और 10 लाख करोड़ रुपया NPA में पड़ा है। 105 लाख करोड़ रुपया तो सन 10 की रिपोर्ट है। 72,80,000 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड के सीक्रेट अकाउंट्स में और 35 लाख करोड़ रुपया
मेक्सिको में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, पुर्तगाल में, स्पेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, रसिया में, जापान में और सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तो नॉट इंडियन अक्रॉस दी वर्ल्ड पूरे संसार के बैंकों में पड़ा हुआ है 105 लाख करोड़। ये सन 10 की रिपोर्ट है। अब वो बढ़ के हो गया होगा 150 लाख करोड़। यानी हिंदुस्तान का जितनी जीडीपी है, जितना इकोनॉमी है, अब बताइए, इकोनॉमी 227 लाख करोड़ बता रहे थे, अब एक साल में 30 लाख करोड़ का घाटा बता रहे इकोनॉमी में। आज इकोनॉमी 195 लाख करोड़ पर सरक गई। क्यों भाई, 30 लाख करोड़ रुपया कैसे घटा एक साल में? अब एक बात और बताते हैं हम लोग कि मान लीजिए जब तुमने देश को बंद कर दिया, मैं मानता हूँ कोरोना है, कोरोना उन देशों में है जहाँ के टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास है। इंडिया का टेम्परेचर बहुत जल्दी 30-40 डिग्री होने जा रहा है। यहाँ पर कोरोना नहीं है, कोरोना एक बहाना है, कोरोना नहीं है, कोरोना बहाना है। अब 23 मार्च को ट्रेन रोकी इन्होंने, आज 11 महीने हो गए ट्रेन नहीं चला रहे। मैं 3 घंटे ट्रेन बंद कर दूं, मुझ पे ऐसा मुकदमा लगा देंगे, मेरा बाप मना कर देगा कि यार ट्रेन बंद मत करना। अब 11 महीने ट्रेन बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, ये तो वही तानाशाही वाली बात आ गई। शिक्षा पे प्रहार कर दिया, किसान को बेघर कर दिया, सारा रेल बेच दिया, मेट्रो बेच दिया। भाई रेल क्यों नहीं चला रहे आप? अब बताइए, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के लगभग है। अब सहारनपुर का जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक के लिए नहीं खोल रहे, मेरठ का नहीं खोल रहे, मुरादाबाद का नहीं खोल रहे, पंतनगर का नहीं खोल रहे, बरेली का नहीं खोल रहे। ये सारे एयरपोर्ट कल से ही डोमेस्टिक के लिए आप खोलिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर से। और ना तो हम लोग धरना प्रदर्शन इस मामले में भी करेंगे। 22 करोड़ के स्टेट में आप अभी ना 2 किलोमीटर की हवाई पट्टी तो मिल जाती है, लेकिन 3 किलोमीटर का एयरपोर्ट के लिए जगह नहीं मिलती। ये सब बहाना है। आप उन एयरपोर्ट को चलाइए, ट्रेन को चलाइए आप। और दूसरी बात, हम जो मुख्य बात बताना चाहते हैं, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप 8,40,000 करोड़ रुपया अगर इनके अकाउंट में डायरेक्ट दे देते हैं, बजट को नहीं छूना है, टैक्स में थोड़े चेंजेस लाके हम 8,40,000 करोड़ रुपया कलेक्ट कर सकते हैं। उससे 10 बीघे तक के किसान को 1 तारीख में, और फिर थोड़े मजदूरों को 2 तारीख में और 3 तारीख में पेमेंट आ जाएगा बैंक में। 5,000 रुपये महीना, इससे आदमी रोटी खाएगा। देखिए 10 बीघे के काश्तकार को सभी स्रोतों से 1 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, 10,000 रुपये बीघा, मान ली बात। और एक सफाई कर्मचारी को 30,000 रुपये महीना, एक प्राइमरी के टीचर को 40,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना। ये 10 बीघे का काश्तकार सफाई कर्मचारी से भी गया, प्राइमरी के टीचर से भी गया। जो अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, परिस्थितियां झेलता है, तो it should not be there. This is not the chief architecture of the Constitution of India introduced bilateral provision in the Constitution of India for social upliftment of the upper section of the society in general and women is particular. This can be adopted as a model. अब मैं चांद कुमार प्रजापति पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बात और कर रहे हैं, चाहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश बने और उसके चीफ मिनिस्टर जयंत चौधरी और राकेश टिकैत जी बने और अपना बजट अपनी विधानसभा में खुद प्रस्तुत करें और इनके हाथ से छीन लें। बस मैं ये, जय जवान जय किसान। अभी भाई साहब ने कहा कि मोदी जी के चयन का जहां तक सवाल है, ये अपनी बात रखें ना, किस भाई साहब ने कहा, आप अपनी बात रखें। हाँ, मोदी जी के जहां तक चयन का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, तो उसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ईवीएम की औलाद है, नंबर 1। नहीं ये सब मत बोलिए, सुनिए कहने दीजिए, आज वक्त पा गई। ईवीएम ताइवान से लाए 40 लाख, आरटीआई डाली गई, ईवीएम बताई इलेक्शन कमीशन ने 20 लाख। 20 लाख मशीनें कहाँ गई? जब चुनाव होया 222 सीटों पे 54 लाख वोट ज्यादा निकले, 150 सीटों पे वोट कम निकले। सारा ही पागल हो रहे हैं। मोदी जी को सरकार कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं। जब तुम सरकार कह रहे हो तो मोदी फूल का गड़गप हो रहा, हाँ मैं सरकार हूं, हाँ मैं सरकार हूं। अरे मोदी सरकार है ही नहीं। जर्मन में एक आदमी ने हाई कोर्ट में कहा
कि ईवीएम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्री ट्रांसपेरेशन बोल एनीबडी, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव हो ही नहीं सकता। जब डिजिटल का, जब मैनुअल का डाटा डिजिटल डाटा से मैच नहीं खाया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन से कहा व्हाट आर यू डूइंग। तो इलेक्शन कमीशन आरएसएस का था, कान में कह रहा डाटा मैच नहीं खा रहा। अरे जिस देश की सरकार का डाटा ही मैच नहीं खा रहा इलेक्शन का, तो ये ईवीएम की है। न तो किसान सड़क पे पड़ा अपने बच्चों को लिए ठंड में, और इनके शर्म नहीं आ रही। ऐसा तो ना है कि देश यहाँ से ना चल के नागपुर से चल रहा हो और ये किसान पागल बन रहा हो। अरे बंद कर दिया भाई साहब माइक, सुनिए। अरे मैं बता रहा हूँ, किसान इतना बेवकूफ नहीं है। किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं और आज उन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। इंडिया का कितना ही बड़ा इकोनॉमिस्ट ले आओ, नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार का इकोनॉमिस्ट मेरे सामने ले आओ, हिस्ट्री सीटर ले आओ, ज्योग्राफी में ले आओ, साइंटिफिक में ले आओ, इंग्लिश में ले आओ, कहीं में ले आओ, मेरे पास आ जाओ। भाई साहब धोखा हो रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे अनाज के दाने कहाँ से आए? आज आप बैलेट से चुनाव करिए, यू आर नॉट ऑथेंटिक प्राइम मिनिस्टर, यू आर प्रोविजनल प्राइम मिनिस्टर। आप ऑथेंटिक नहीं है। आप आज ईवीएम तोड़ दो और बैलेट से चुनाव कराइए। अगर आप जीत के आ गए, इतनी सीटें आ गई, तो जिस चौराहे पे मुझे चिनवा देना दीवार में, आज भी भगत सिंह का बेटा जिंदा है, दीवार में चिनवा दो, गोली मार दो और मुझे सुरक्षा बल दे दो। मैं 84 करोड़ जनता के भले की बात कर रहा हूँ। जो 5 करोड़ लोगों के भले की बात कर रहे हैं, उन्हें आपने जेट श्रेणी की सुरक्षा दे रखी। मुझ गरीब को भी दे दो 2 कांस्टेबल। हिस्ट्री मूर्ति मैन बट मैन कैन आल्सो मूर्ति हिस्ट्री। रोजगार, अरे सन 13 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 7.5 लाख वैकेंसी तो फोर्स में पड़ी। हमारा बच्चा रेस लगा रहा, वह भैया क्या कर रहा? अजी मैं रेस लगा रहा हूँ, कहीं के लिए? नौकरी के लिए। मैं कहा सरकार में कौन है? बच्ची मोदी आन लग रहा, बच्ची मोदी आन लग रहा। अरे जब वोट मोदी को दे रहा तो रेस क्यों लगा रहा? मोदी के खाते में तो नौकरी नहीं है, वो तो वैकेंसी नहीं भर रहा है 1 करोड़। तुम्हें कहाँ से रोजगार दे देगा भाई? अरे रोजगार ही लेना है तो आप क्या करो, जाति धर्म की दीवारें तोड़ दो, सब एक हो जाओ और बैलेट से चुनाव की मांग करो। जब मरा मरा कहोगे तो राम राम आ जाएगा। आप कहो मोदी जी इस्तीफा दो, बैलेट से चुनाव करो, कल ही तुम्हारे बिल पास। थैंक यू वेरी मच। कल ही बिल पास लो, कल रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।